क्लास में बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें हम सीखेंगे क्योंकि ये हमें बार बार यूज करना होता है। तो प्रोटीन आगे हम सीखेंगे भी, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, तो आपको प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैं समझा रहा हूँ, केवल बेसिक हम समझेंगे, डिटेल अभी नहीं होते हैं। बाकी NH2COOH ये जो इतना सेक्शन है, ये इतना सेक्शन, ये सबके अंदर कॉमन होता है, बस ये R साइड चेन ये वेरिएबल होती है, बाकी ये पार्ट तो सब में क्या रहता है, कॉमन ही रहता है। बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर इन अमाइनो एसिड के कुछ स्पेशल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिक है टू एसिडिक है। अच्छा, एसिडिक को तो याद रखना वैसे आसान होता है, इनके नाम में लिखा है एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो एसिडिक तो वैसे याद हो जाते हैं। अब आप बेसिक याद रखो बस, बेसिक 3 है, कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 3 बेसिक होते हैं। ये पार्ट तो होता है बेसिक, ये पार्ट होता है एसिडिक, बी मतलब बेसिक, ए मतलब एसिडिक। अब इसकी साइड चेन में आपने देखा तो यहाँ NH2 है, मतलब ये तो एक बेसिक पार्ट है। अब बताओ बेसिक पार्ट कितने हो गए, 2, इसलिए तो बेसिक बना, मतलब इसकी साइड चेन में एक्स्ट्रा बेसिक पार्ट था, ये प्लस COOH नहीं है इसलिए बन जाते हैं न्यूट्रल। बात समझ में? तो ये बेसिक क्यों है, क्योंकि साइड चेन में एक्स्ट्रा NH2 था। एसिडिक क्यों है, क्योंकि साइड चेन में एक्स्ट्रा COOH था। यहाँ साइड चेन में सब कुछ नहीं था इसलिए ये बन गया न्यूट्रल। ये आयनिक बनाओ तो ये बच्चों यहाँ पर एग्जैक्टली होगा NH3 प्लस की फॉर्म में, ये COO माइनस तो ये बनेगा NH3 प्लस। अब बताओ प्लस चार्ज कितने हो गए, 2, तो बेसिक वालों पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। मैं भी आपसे पूछूंगा लाइसिन पर कौन सा चार्ज है, तो आपको आना चाहिए पॉजिटिव, आर्जिनिन पर चार्ज पॉजिटिव, तो लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, ये बच्चों हिस्टिडीन होता है, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इन दोनों की बात करें तो ये NH3 प्लस होता है, ये COO माइनस होगा, COO माइनस होगा, मतलब आयनिक फॉर्म में बनाएंगे तब माइनस पार्ट 2 हो गया, तो इसका मतलब इन पर नेट चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इनमें एक ही प्लस होगा और एक ही माइनस होगा, इसलिए इन पर नेट चार्ज आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन अब बात आती है प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे करें। प्रोकैरियोट में एक बात आती है कि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इनमें हिस्टोन होते नहीं, तो क्वेश्चन आता है फिर पैकेजिंग कौन करेगा। तो इनके अंदर पैकेजिंग करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन काम में लिया जाता है जिसका नाम है पोलियमाइंस। ये पोलियमाइंस पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, पोलियमाइन क्या करेगा, इस डीएनए को फोल्ड करने का काम करेगा, इसको श्रिंक करने का काम करता है। पहले हम पोलियमाइंस की कुछ खास बातें समझे। फोल्ड करने वाला यहाँ प्रोटीन होता है पोलियमाइन। पोलियमाइन की पहली खास बात है कि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन के अलावा है, और हिस्टोन के अलावा इसलिए नाम दिया गया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, इस पोलियमाइन पर अगर हम चार्ज निकालें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बताइए डीएनए का चार्ज क्या है, और हमने डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव और इन पर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए रखा गया ताकि पैकिंग आसानी से हो पाए। समझ में? इनका नेचर होता है बेसिक, ये बेसिक प्रोटीन होता है। आप बताइए डीएनए का नेचर एसिडिक होता है, ये तो हो गया एसिडिक, तो इसको पैक करने वाले प्रोटीन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो याद रखना पोलियमाइंस की 3 खास बातें। पोलियमाइन ये नॉन स्टोन होता है, पॉजिटिव फॉर्म मिलता है, तो अब इसी को ही न्यूक्लियोइड, जीनोपोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये जो पैकेजिंग देख पा रहे हैं काफी बड़ा सा है। अब जो बातें हम सीखेंगे सब यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए काफी बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर सेल की साइज तो छोटी होती है माइक्रोमीटर में, मतलब डीएनए तो हो गया मीटर में और सेल हो गया माइक्रोमीटर में। अब इस बड़े डीएनए को छोटी सेल में पैक करना है। यहाँ पैक करने के लिए स्पेशल प्रोटीन काम आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। इन 5 टाइप में सबसे पहला आता है H1, H2A, H2B, H3, H4। ये था डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ता है तो एक थ्रेड बनता है, क्रोमेटिन सोम कहा जाता है। बहुत ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे थ्रेड का नाम क्रोमेटिन, लेकिन इस क्रोमेटिन में जो एक बीट्स है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस न्यूक्लियोसोम में चारों तरफ तो ऐसे डीएनए है और बीच में यहाँ पर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है, तो ये हिस्टोन उसके चारों तरफ डीएनए होता है। अच्छा, ये बच्चों यहाँ पर एक थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर ये न्यूक्लियोसोम ऐसा लगता है जैसे कुछ बीट्स बना रखे हैं, तो न्यूक्लियोसोम को एक नाम और दिया जाता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इसे हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं। बीट्स ऑन स्ट्रिंग में रहता है। इस न्यूक्लियोसोम की खास बात होती है कि इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन काम आते हैं। हिस्टोन जब न्यूक्लियोसोम काम आता है तो इस H1 को छोड़ के बाकी जितने भी हिस्टोन है इन सबके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H1 का केवल एक मॉलिक्यूल और बाकी सबके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हिस्टोन के अंदर सबके 2 मॉलिक्यूल होंगे कुछ इस तरह से। H2A क्या देखिए, H2A के 2 मॉलिक्यूल है, H3 के 2 मॉलिक्यूल है, H4 के 2 मॉलिक्यूल है, तो सबके यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है। कौन नहीं है, H1 नहीं है। तो H1 को छोड़ के इस बीच वाले कॉम्प्लेक्स में सबके 2 मॉलिक्यूल है। अब टोटल काउंट करो तो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सेंटर में जो पूरा 8 का ग्रुप बना है इस ग्रुप को नाम दिया हिस्टोन ऑक्टामर। अब बताइए ऑक्टा वर्ड क्यों लिखा गया, ऑक्टा इसलिए लिखा गया क्योंकि 8 है, तो इन 8 हिस्टोन का जो ग्रुप बनता है इसी ग्रुप को नाम दिया गया हिस्टोन ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में H1 इंक्लूड नहीं होता, इसमें H1 इंक्लूड नहीं होता। इस ऑक्टामर वाला पार्ट जिसमें डीएनए बंधा हुआ है इसे हम कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ये हिस्टोन का कोर मॉलिक्यूल या इसको हम NU पार्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इस ऑक्टामर के चारों तरफ यहाँ पर ये डीएनए बाइंड करता है। डीएनए यहाँ बड़े तरीके से बाइंड करता है। डीएनए जब बाइंड करता है तो डीएनए मान लीजिए बच्चों यहाँ से आया, ये ऐसे आया। अच्छा, यहाँ पर ऐसे पीछे जाके डॉट डॉट बना देता हूँ, डॉट डॉट ऐसे पीछे होकर वापस यहाँ आ गया, इधर से गया पीछे होकर वापस यहाँ आ गया, तो इसने से एक टर्न पूरा किया। समझ में क्या कहा मैंने, इधर से आया पीछे होकर वापस वहीं पहुंच गया, कितना टर्न 1। फिर यहाँ पर अच्छा इसने ये 1 टर्न तो इस तरह से, ये 1 टर्न तो इसने यहाँ पर इस तरह से ये पूरा किया, प्लस 1 टर्न तो पूरा किया प्लस। यहाँ से बच्चों फिर ये इतना इंटर करता है, मतलब ये 0.5 चलता है, 1 नहीं आधा टर्न क्या मतलब 0.5, फिर ये 0.5 यहाँ तक जाता है, आधे का भी आधा जाता है, मतलब 0.25 हो जाता है। टोटल निकाला जाए तो ये 1.75 टर्न देता है। एक बार फिर समझना क्या सिखाया मैंने आपको, पहला टर्न पूरा होता है, फिर उसके बाद आधा टर्न चलता है, फिर आधे का आधा चलता है, एग्जिट हो जाता है, मतलब 1 टर्न, हाफ का भी हाफ, टोटल 1.75 टर्न लेता है। मतलब इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जब टर्न लेता है तो 1.75। अब यहाँ पर डीएनए बाइंड तो हो जाता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग को टाइट करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन लगा होता है जिसको कहते हैं H1। ये H1 हिस्टोन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे बाइंड अप करके रखता है, टाइट करके रखता है, तो ये हो गया H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये एक तरह का यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है। क्लियर? बाइंडिंग प्रोटीन जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स को बाइंड अप कराता है। क्लियर? इसे बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये तो अपना हिस्टोन का ऑक्टामर है। अब बताइए ऑक्टामर में H1 इंक्लूड नहीं होता, बाकी सबके यहाँ पे 2 H2 के जो साइड वाला डीएनए आपको नजर आ रहा है इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जो डीएनए यहाँ पर ऐसे बाइंड अप कर रहा है, यहाँ से देखिए ये बंधा हुआ डीएनए, नाम बोलो बाइंडिंग, और ये जो साइड का डीएनए रहेगा, ये साइड वाला, इस साइड वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। यानी इस पूरे न्यूक्लियोसोम में टोटल देखा जाए तो 4 मेन पार्ट है। एक तो ये हिस्टोन का ऑक्टामर, यहाँ पे लगा हुआ H1, ये बाइंडिंग डीएनए और ये लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए मतलब जो साइड में रह जाता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए कहते हैं, ये भी लिंकर डीएनए और ये भी लिंकर डीएनए। इसको आप 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 पूरे न्यूक्लियोसोम में अगर बेस पेयर काउंट करें यहाँ तक तो टोटल बेस पेयर यहाँ पर आते हैं 200। मतलब पूरे न्यूक्लियोसोम में ऐसे 200 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर 200 है। अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस कितने तो डबल हो जाते 400। ये 200 तो क्या है बच्चों, बेस पेयर। नाइट्रोजन 200 एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर होते हैं। क्लियर? अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर जब बेस पेयर की वैल्यू निकाले तो 6.6 × 10⁻⁹ अपॉन में 200 और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 × 10⁻7। तो यहाँ से आएगा 3.3 × 10⁻7, ये न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का आंसर 3.3 × 10⁻7। बस समझ में? इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। अच्छा कैसे इसको आंसर आ जाता है, अच्छा कैसे इसको सोल्व किया गया, क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस आप फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना है तो टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड करें। जो यहाँ H1 प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ का ये H1 प्रोटीन्स, इन H1 प्रोटीन्स में भी इंटरेक्शन होती है और H1 H1 की इंटरेक्शन की वजह से 1 2 3
4, 5 और 6 ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं और 6 न्यूक्लियोसोम का एक ग्रुप बनने लग जाता है जिसको हम सोलेनोइड कहते हैं। ये सब H1 की इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हाई लेवल पर जब पैकेजिंग करते हैं तो उस टाइम H1 की इंटरेक्शन होती है। इस H1 की इंटरेक्शन की वजह से ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं। ये 6 न्यूक्लियोसोम को मिला के अब ये जो इतना पार्ट बना है, अब इतने पार्ट को नाम दे दिया जाता है सोलेनोइड। फिर से 6 का ग्रुप क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। फिर से नेक्स्ट 6 वाले मिलकर सोलेनोइड। ऐसे सोलेनोइड फॉर्म में होता है और ये सोलेनोइड की फॉर्म में ही एक्जेक्टली क्रोमेटिन अपनी सेल के अंदर है। मतलब अपनी सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो इसी सोलेनोइड फॉर्म में ही रहता है। क्लियर? नॉर्मली अपनी सेल में अकेला डीएनए नहीं हो सकता क्योंकि अकेला डीएनए तो बहुत लंबा होता, तो उसको कहीं ना कहीं पैक करना पड़ा और ये पैक करने का काम हम सभी जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन ने किया। और हिस्टोन H1 इन सब की इंटरेक्शन की वजह से ये सोलेनोइड फॉर्म बनता है और इसी फॉर्म में सेल के अंदर क्रोमेटिन बैठा है। मतलब अपनी सेल के अंदर जो डीएनए बैठा होता है वो एक्जेक्टली इस क्रोमेटिन के फॉर्म में ही बैठा होता है। क्लियर? ये नॉर्मल केस में होता है। अब जो जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, यूकेरियोट्स में जब सेल साइकिल चलती है तो आप सभी को पता है सेल साइकिल की स्टार्टिंग हमेशा G1 से होती है। सेल साइकिल जब भी चालू होगी G1 के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है S के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है G2, G1 S G2 के बाद अब यहाँ पर चलेगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस तरह से एक सेल साइकिल चलती है। क्लियर? सेल साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? G1 S G2 के अंदर ये थ्रेड होता है। ये क्रोमेटिन एक्जेक्टली कुछ इसी तरह से, मतलब ये क्रोमेटिन एक्जेक्ट इस तरह से G1 S G2 में होता है। जब जो प्रोफेज मेटाफेज आती है तो प्रोफेज के टाइम पर यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर ऐसे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये क्रोमोसोम का बनना तब होता है जब सेल डिवीजन की प्रोफेज आती है, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज के टाइम पर यही क्रोमेटिन और छोटा होता है, यानी ये क्रोमेटिन छोटा होता है और इसके छोटे होने से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है। अब इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। मतलब ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनी इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? जब तक ये इस थ्रेड की फॉर्म में है तब तक क्या है? क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल का डिवीजन चालू होता है तो यही क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब छोटा होता है और जब इसको कंडेंस करते हैं तो ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये क्रोमोसोम तभी बनेगा जब सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज आएगी, यानी प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ऐसे क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब मेटाफेज आती है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में ये क्रोमोसोम और अच्छे से कंडेंस होकर यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को ऐसे क्रोमोसोम, बिल्कुल अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। यानी बढ़िया से क्रोमोसोम मेटाफेज में बनते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट मेटाफेज में होता है और इसीलिए वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम आपको मेटाफेज में दिखाई देते हैं। और कहा भी जाता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज। और मेटाफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पर कंडेंसेशन कंप्लीट होता है और बढ़िया से क्रोमोसोम बनते हैं। तो एक बार फिर समझना, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ, लेकिन ये वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम फिर आपको कहां देखने को मिलेंगे? मेटाफेज में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम किसने बनाया, अब मुझे इतना बताइए, यहां पर तो ऐसे यहां पर लगा होता है हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे यहां हिस्टोन प्रोटीन था। हिस्टोन का फंक्शन होता है क्रोमेटिन लेवल पर पैकिंग करना। हिस्टोन का काम बस इतना सा है, क्रोमेटिन लेवल पर पैकिंग करने का काम इस हिस्टोन का है। लेकिन क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पर जाना है, इसी को कहते हैं हायर लेवल। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पर जाना है, हायर लेवल पर अगर पैकेजिंग करना है तो इस हायर लेवल पर पैकेजिंग अब हिस्टोन नहीं करता। बात को समझना, हिस्टोन का काम क्रोमेटिन लेवल तक है। अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम पे जाना है तो हिस्टोन काम नहीं आते, तो बात आती है फिर कौन काम आएगा? यहां पर हायर लेवल पर पैकेजिंग करने के लिए कुछ एडिशनल प्रोटीन काम आते हैं जिनको कहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये बच्चों यहां पर ऐसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, यहां तो हिस्टोन लगे, अब ये एडिशनल प्रोटीन आए इनको कहेंगे नॉन हिस्टोन। और यही नॉन हिस्टोन हायर लेवल पर पैकिंग करके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इसके लिए हम कह सकते हैं पेक्ड बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अच्छा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्यों कहा? बहुत ध्यान से सुनना, एक एक करके वर्ड समझते हैं। नॉन हिस्टोन क्यों कहा पहले बताओ? नॉन हिस्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिस्टोन के अलावा है, हिस्टोन के अलावा है इसलिए नाम दिया नॉन हिस्टोन। और इसने अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनाया इसलिए लिखा गया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और शॉर्ट में NHC, इसको शॉर्ट में NHC प्रोटीन कहते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां यही वर्ड मिलेगा NHC प्रोटीन। NHC का फुल फॉर्म नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये NHC प्रोटीन कब काम आते हैं? जब ये हायर लेवल पर पैकेजिंग करते हैं, यानी क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी इन्हें क्या कर देते हैं तो इसी से बन जाता है क्रोमोसोम। तो हायर लेवल पर पैकिंग होने के बाद क्रोमोसोम बनते हैं, यानी अकेला है तो डीएनए, पैक हुआ तो क्रोमेटिन, और पैक हुआ तो क्रोमोसोम। यानी डीएनए से क्रोमेटिन बना, फिर वही क्रोमेटिन हायर लेवल पर पैक होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सबसे मजे की बात, क्रोमोसोम हमेशा नहीं होते। सेल में क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब सेल का डिवीजन हो रहा हो, नॉन हिस्टोन होता है। ये नॉन हिस्टोन है क्योंकि हिस्टोन के अलावा है। तो इतना याद रखो, डीएनए पर हिस्टोन के अलावा जो भी जुड़ेगा वो अपने आप में नॉन हिस्टोन होता है। अब ये नॉन हिस्टोन कुछ भी हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं, जो एंजाइम डीएनए के साथ जुड़े हुए। क्लियर? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। इसी का बच्चों नेक्स्ट फंक्शन आता है और वो है जीन रेगुलेशन, रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, बात आती है जीन रेगुलेशन से क्या मतलब है? जब बच्चों जरूरत के हिसाब से जीन काम करती है, जरूरत होती है तो जीन आरएनए बनाती है, प्रोटीन बनाती है, जरूरत नहीं होती है तो जीन ऑफ हो जाती है, आरएनए प्रोटीन बनाना बंद कर देती है। तो जरूरत के हिसाब से जीन ऑन ऑफ होती है, उसे कहा जाता है उसका रेगुलेशन। लेकिन ये रेगुलेशन कैसे किया जाता है अभी हम इसको यहां नहीं समझेंगे, इसको हम अलग से पूरा टॉपिक ही अपना जीन रेगुलेशन वहां सिखाया जाएगा। तो जब हम जीन रेगुलेशन समझेंगे तो वहां पर ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 3 तरह के फंक्शन कर सकता है। पहला फंक्शन स्ट्रक्चर बनाने में, सेकंड फंक्शन एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, फंक्शनल है, एंड थर्ड रेगुलेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये इनके बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को बैठने की जगह अच्छे से मिलती है, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाता है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। क्यों ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होता है? क्योंकि यहां पर ये आसानी से बाइंड हो जाता है। अब इस एरिया की बात आप अपने आप समझो, यहां आरएनए पॉलीमरेज, इस एरिया में अगर हम बात करें तो यहां आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड अप नहीं हो पाएगा। आसानी से बाइंड अप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बैठने की जगह नहीं मिली, यहां तो आसानी से बैठ गया, इसमें बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड नहीं हो पाता। और जब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड नहीं होगा तो यहां आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनता तो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहां आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर बाइंड अप नहीं कर सकता, प्रॉपर आरएनए नहीं बना सकता। यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट हमने समझे हैं। इन पॉइंट को मैं एक बार आपसे फिर